हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं वो मौर्य प्रशासन में प्रांतीय शासन के बारे में उस पर चर्चा करेंगे। ये शास्त्री प्रथम खंड के लिए उपयोगी है। कल हमने मौर्य प्रशासन के बारे में, जो केंद्रीय प्रशासन है, उसके बारे में जाना था। आज हम प्रांतीय शासन पर चर्चा करेंगे। इस समय मौर्य साम्राज्य के समय में प्रांत जो है वो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई के रूप में प्रचलित थे। जो सम्राट होते थे वो अपने विशाल मौर्य साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए अनेक प्रांतों में बांट रखा था। अशोक के समय में प्रांतों की संख्या 5 थी। इनको चक्र भी कहा जाता था। प्रांत पहला उत्तरापथ, इसकी राजधानी तक्षशिला। दूसरा अवंती राष्ट्र, इसकी राजधानी उज्जैनी थी। तीसरा कलिंग, जिसकी राजधानी तोशली थी। चौथा दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी, इसकी राजधानी थी। और पांचवा प्राची, पूर्वी प्रदेश, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र था। ये बड़े बड़े प्रांत थे। प्रांतों का प्रशासन जो है वो राज परिवार के ही किसी व्यक्ति के द्वारा होता था, जिन्हें अशोक के अभिलेखों में कुमार या आर्यपुत्र कहा गया है। प्रत्येक प्रांत में कई मंडल होते थे, अर्थात प्रांत जो था वो मंडलों में विभक्त होते थे, जिसकी तुलना हम आधुनिक कमिश्नरियों से कर सकते हैं। अर्थशास्त्र में जो उल्लिखित है, प्रदेष्टा नामक अधिकारी मंडल का वो प्रधान होता था, जिसे अशोक के अभिलेखों में प्रादेशिक भी कहा गया है। जिले का प्रशासन स्थानिक के हाथों में रहता था, जो समाहर्ता के नीचे काम करता था। स्थानिक के अधीन गोप होते थे, जिनके अधिकार क्षेत्र में गांव होते थे। प्रदेष्टि का कार्य स्थानीय गोप एवं ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करना होता था। अर्थात हम देखते हैं कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्राम थी। गांव के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। मेगास्थनीस के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, और ये मंडल जो है वो 6 समितियों में विभाजित था, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। प्रथम समिति, जिसमें जो इनका कार्य था उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करना होता था। इसके अलावा जो द्वितीय समिति थी वो विदेशियों की देखरेख करती थी। तृतीय समिति जन्म मरण का विवरण रखना होता था। चतुर्थ समिति व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करती थी। पंचम समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी, और छठी समिति बिक्री कर वसूल करना होता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका प्रांतीय शासन और नगर प्रशासन में भी हमने देखा कि ये समितियों के द्वारा संचालित होता था। थोड़ा सा इसके सैन्य प्रबंधन पर भी हम चर्चा कर लें। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 6 लाख पैदल सैनिक, जस्टिन के अनुसार 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे। मेगास्थनीज के अनुसार इस विशाल सेना का रख रखाव जो है वो 6 समितियों का गठन किया करता था। उसके मतलब देख रेख के लिए 6 समितियों का गठन किया गया था, और इस 6 समिति में भी प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये सेना के लिए था। प्रथम समिति जल सेना की व्यवस्था करता था। द्वितीय समिति यातायात एवं रसद की व्यवस्था करता था। तृतीय समिति पैदल सैनिकों की देखरेख करता था। जो चतुर्थ समिति थी वो अश्वारोहियों की सेना की देखरेख करता था। पंचम समिति गज सेना की देखरेख करता था, और छठी समिति रथ सेना की देखरेख करता था। तो प्लूटार्क एवं जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में, अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला था। ये प्लूटार्क एवं जस्टिन जो है, जब मौर्यों ने चंद्रगुप्त मौर्य ने ये धनानंद पे आक्रमण किया था उस समय का उल्लेख है। लेकिन उसके बाद तो फिर मौर्य प्रशासन सुसंगठित एवं सेनाओं से भी सुसज्जित होने लगा, और इसमें हम देखते हैं कि हर तरह की सेनाएं जो है उसमें हर सेना का विभाग बना हुआ था, और वो अर्थात मौर्य साम्राज्य में जो सैनिक व्यवस्था थी वो काफ़ी उत्तम थी। सैन्य विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो सेनापति होता था, जिसे करीब 48,000 पन जो है वो वार्षिक वेतन मिलता था। उसके नीचे नायक, जो युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी होता था, उसे 12,000 पन वार्षिक वेतन मिलता था। अर्थशास्त्र में
नवाध्यक्ष के उल्लेख से मौर्यों के पास नौसेना के होने का भी प्रमाण मिलता है। इसके अलावा जो गुप्तचर विभाग था वो भी एक तरह से मौर्य प्रशासन में सहयोगी था और सैनिकों के लिए भी वर्क करता था। इस विभाग का जो विभाग का जो सर्वेसर्वा होता था वो महामात्यप सर्प नामक अमात्य के अधीन कार्य करता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। मौर्य प्रशासन में दो तरह के गुप्तचर कार्य करते थे, संस्था एवं संचार। संस्था गुप्तचर जो है वो एक ही स्थान पर रुककर कार्य करते थे, जबकि संचार नामक गुप्तचर जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए कार्य करते थे। पुरुष गुप्तचरों को शंति, तिष्णा एवं शरद तथा स्त्री गुप्तचर को वृषली, भिक्षुकी एवं परिवारजक कहते थे। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्थशास्त्र में रक्षिण अर्थात पुलिस का उल्लेख किया गया है। एरियन ने रक्षिण को ओवरसियर तथा स्ट्रेबो ने इंस्पेक्टर कहा है। स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत जो स्थानिक एवं प्रतिष्ठा होते थे अपने क्षेत्र में पुलिस का प्रबंध करते थे। अशोक के शिलालेखों में कुछ अधिकारियों का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें राजुक जो अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। इसके अतिरिक्त इनके पास जमीन की पैमाइश एवं सीमाओं को निश्चित करने का भी अधिकार था। यह अधिकारी अशोक द्वारा नियुक्त किए जाते थे। उसके अलावा आधुनिक जिलाधिकारी की तरह उस समय प्रादेशिक होते थे। महामात्र जो नगर प्रशासन का उच्च अधिकारी होता था। धर्म महामात्र अशोक ने धर्म प्रचार एवं उदंड क्रियाकलापों को नियंत्रित करने के लिए इस पद का सृजन किया था। युक्तक होता था जो राजस्व अधिकारियों का सहायक होता था। प्रतिवेदक होता था या राजा को हर तरह का सूचना देता था। न्यायालयों में जो है वो साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश सम्राट ही होता था, लेकिन न्यायालय मुख्यतः दो भागों में विभाजित थे, धर्मस्थीय न्यायालय एवं कंटक शोधन न्यायालय। धर्मस्थीय न्यायालयों में न्याय, धर्मशास्त्र एवं धर्मशास्त्र में दक्ष 3 धर्मस्थ या व्यवहारिक एवं 3 अमात्य मिलकर काम करते थे। इनका रूप एक तरह से आधुनिक दीवानी अदालतों जैसा था। और जो कंटक शोधन न्यायालयों में 3 प्रतिष्ठी एवं 3 अमात्य मिलकर न्याय करते थे। इनके न्याय का विषय राज्य एवं व्यक्ति के बीच का विवाद होता था। इनका रूप एक तरह से फौजदारी अदालतों जैसा था। तो बच्चों, आज हमने प्रांतीय प्रशासन, सैनिक व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था और न्याय व्यवस्था, इन चारों टॉपिकों पे जो है वो चर्चा की, जो शास्त्री प्रथम खंड के लिए उपयुक्त है। अब आगे के क्लास में जो है हम मौर्य प्रशासन की आर्थिक और सामाजिक स्थिति, इन सबों पे प्रकाश डालेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।